हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हम लोग का चल रहा था। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने दो टॉपिक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कर लिए। एक में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, और फिर उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करा। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केसेस देखे। तो जिन लोगों ने पहले वो लेक्चर्स नहीं देखे पहले उनको कर लेना, उसके बाद ये करना। तो इसमें अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हमें अभी 3 केसेस पढ़ने हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कर लेंगे, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल और फिर स्क्वायर प्लेनर करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो तो वो किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसकी वजह से उस क्रिस्टल मतलब उस कॉम्प्लेक्स की कितनी एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड 2 केस थे। मींस अगर मेटल के कांटेक्ट में कोई ऐसा लिगेंड आता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करे, तो मैं यहाँ 2 केस बना रही हूँ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करने का मतलब है बहुत ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करेगा। अगर ज़्यादा रिपल्सन जनरेट करेगा तो ये जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा, लार्ज एनर्जी गैप होगा। और अगर ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस हो गया। और अगर वीक फील्ड है, वीक फील्ड जनरेट करेगा तो ये जो एनर्जी गैप है वो छोटा होगा, स्मॉल एनर्जी गैप जनरेट करेगा। ठीक है, तो T2G इनका नाम क्या है, T2G और EG, इसका नाम भी T2G और EG। तो ये जो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल जो अभी एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन अभी सारी की सारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। फिर जब मेटल के पास लिगेंड आया तो क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हो गई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में 2 केस बन गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तब हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं पहले वीक फील्ड का केस लेती हूँ, इसमें भरती हूँ 1 से लेकर इन ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो किस तरीके से उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा होंगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर वीक फील्ड का केस है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ पर जाएगा, T2G में जाएगा। हमेशा ये हम लोग रूल्स पढ़ चुके हैं कि दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल कौन सी है, T2G वाली। तो T2G में पहले चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, T2G में। तो आप इस तरह से एक टेबल बना लोगे, पहले ये बताओ कि मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर T2G में जाएगा तो -4 DQ एनर्जी उस क्रिस्टल की या उस कॉम्प्लेक्स की कम होगी। ठीक है, अगर EG में जाएगा तो +6 DQ उस कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से। फिर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसके बाद में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, देखो पहला इलेक्ट्रॉन गया और वीक फील्ड का केस ले लिया, वीक फील्ड केस। ठीक है, तो वीक फील्ड का केस लिया तो T2G में, तो पहला इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पर गया, T2G में। तो T2G में मैंने यहाँ बना दिया T2G, और दूसरा अभी EG खाली पड़ी हुई है। तो अब इसके कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। तो T2G में जाएगा तो -4 DQ एनर्जी कम होगी, तो 1 × -4 DQ, तो -4 DQ इसकी एनर्जी हो गई। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हो गई। मीन्स इतना मेरा क्रिस्टल या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो स्टेबलाइज कर जाएगा। फिर D2 का केस देखो, तो D में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मेटल की तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अभी नीचे ही जाएंगे क्योंकि नीचे जगह है, मतलब T2G में जाएंगे। EG अभी भी खाली पड़ी है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो मैंने 2 लिख लिया। और नीचे गया तो -4 DQ एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी, तो 2 × -4 DQ। भाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 × -4 DQ, तो -4 DQ एनर्जी होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो -8 DQ एनर्जी उसकी स्टेबलाइज कर जाएगी। ठीक है, अब D3 का केस पढ़ते हैं। तो D3 में अब मैं यहीं पे बना लूँ, आपको समझ में आ गया। EG और T2G दोनों बनाओ, T2G में ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, ये तो खाली रहेगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 × -4 DQ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन मेरा T2G में ही गया है। तो -12 DQ इसकी एनर्जी हो गई, इतनी स्टेबलाइज कर जाएगी। जितना बेटा नेगेटिव होगी एनर्जी उतना ही वो कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज करेगा, उतना ही उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब D4 का केस बनाते हैं। देखो D4, अब D4 में क्या होगा, देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर चला जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जाए। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वीक फील्ड के केस में 10 DQ
इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले उसको समझ लेना कि जो वाली एनर्जी कम हो, यहाँ देखो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और 10 DQ की एनर्जी कम है, और मैंने बताया हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जो वाली एनर्जी कम होती है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नई वाली ऑर्बिटल में जाएगा, मीन्स ईजी में चला जाएगा। अगर वो यहीं पे जाता तो देखो पेयरिंग हो जाती, लेकिन पेयरिंग एनर्जी तो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल वेयर द एनर्जी विल बी लोअर, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैसे बनाऊंगी, T2G में 3 बनाऊंगी और EG में 1 बना दूंगी। तो अभी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4, लेकिन T2G में जाने पर एनर्जी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी, 3 × -4 DQ, ये तो अलग हो गया। और इसी के साथ में ये तो 1 बन गया, और 1 × +6 DQ, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन मेरा EG में गया और EG में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +6 DQ एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो गया, -12 हो गया और +6, तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -6 DQ, ठीक है। अभी पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग एनर्जी के लिए अलग से फिर हम डालते हैं। अब D5 के केस पे आ जाते हैं। तो D5 अब तुम लोग बहुत आराम से बना सकते हो। अभी भी देखो हमेशा अगर वीक फील्ड लेंगे ना तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है DQ से, तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, मतलब स्पेस अवेलेबल रहेगा। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएगा EG में ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भरती हूँ 1 2 3 और 4 और 5, बेटा अच्छे से कर लेना इसको। तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ फिर कैलकुलेट कर लो, तो 3 × -4 DQ ये हो गया, और साथ में ही आपका आ गया 2 × +6 DQ। तो देखो कितना हो गया, ये भी 12 हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का 12, तो 0 हो गई एनर्जी, 0 DQ, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी 0 DQ लिखेंगे। तो बेटा आपको ये शॉर्ट नोट में कैलकुलेट भी करवाई जा सकती है एनर्जी, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। ऐसे ही D6 के D7 के सारे केस आप 10 तक, टोटल कैपेसिटी कितनी है 10 की है, तो सारे बनाओगे, ठीक है। तो D6 बना देती हूँ। फिर अब देखो 4 और 5, अब 6 वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बना देखो, तो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब छठा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो नीचे पेयर अप करेगा। तो इसमें पेयरिंग तभी शुरू होगी जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब। तो अब इसमें एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 3 4, केवल 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हैं, ठीक है ना। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लो, तो एनर्जी कितनी हो गई देखो, तो 4 × -4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, तो 4 × -4 ये हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई 2 × +6, तो ये हो गया -16 और प्लस का 12, और साथ में प्लस पेयरिंग एनर्जी 1 पेयरिंग एनर्जी है, एक पेयरिंग एनर्जी की वजह से यहाँ पर वो एनर्जी भी ऐड होगी, और प्लस पेयरिंग एनर्जी, तो टोटल कितना आ गया -4 DQ प्लस पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब देखो 7th, 7 इलेक्ट्रॉन डालो अब, तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए, फिर 6 और 7 ये हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने बचे हैं, 1 2 3 बचे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अब इसमें भी ऐसे ही कर लो, तो इसमें देखो कितना आ गया, टोटल एनर्जी में डायरेक्ट लिख देती हूँ -8 DQ, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। प्लस अब इसमें देखो 2 पेयर हैं तो 2 पेयरिंग एनर्जी लगेंगी, ठीक है, इस तरीके से 2 पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो D8 का केस देखो इसी तरीके से। अब तुम लोग बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बचे। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं -4 के, तो 6 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएंगे +2, तो टोटल -12 DQ हो जाएगी, और +3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पेयरिंग एनर्जी की एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप 9th और 10th कैलकुलेट कर लेना, तो वो आ जाएगा -6 DQ, आप लोग खुद कैलकुलेट करना, और में 4 पेयरिंग एनर्जी आ जाएंगी, और लास्ट वाले में 0 DQ हो जाएगा, +5 पेयरिंग एनर्जी। ये टोटल हो गया वीक फील्ड के केस। और स्टेबलाइजिंग एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे, तो ये मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी, इस तरीके से पूरी आप एक टेबल बना लोगे, ठीक है। ये समझ में आ रही है, ये देखो इस तरीके से पूरी टेबल, ये टेबल बनेगी, मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ये करूँ, अब आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस।
तो सेम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस बनाओगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। देखो ये गैप कैसा है, ये गैप ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है, T2G और EG। तो अब इसको भरना शुरू कर तुम लोग, बिल्कुल वैसे ही टेबल बना लो, मैं आप लोगों को टेबल एक साथ शेयर कर दूंगी। 1 इलेक्ट्रॉन डालो, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा, तो इसमें 1 2 और 3, तो इसमें देखो -4, फिर इसकी भी -4 और इसकी भी -4, तो ये तो सेम आएंगी बेटा। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की उसमें भी 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और -4 -4 -4 आप जोड़ते जाओगे तो -4 -8 और -12 DQ एनर्जी हो जाएगी। आप कहो तो मैं दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, सेम होगा बिल्कुल वैसे ही। उसमें भी आप लोग ऐसे ही टेबल बना लोगे, ठीक है। तो 1 2 3 तो सेम केस बनेंगे बेटा, ठीक है। अब जो डिफरेंस आएगा वो 4th इलेक्ट्रॉन से आएगा। देखो चौथा इलेक्ट्रॉन, जब चौथा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो यहीं पर चला जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो -4 DQ और इसकी +6 DQ ये वाली नहीं कम हो पाएगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा, तो उसकी वजह से -4 DQ कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कितनी होगी 4 × -4 ये हो जाएगी। और एक पेयरिंग एनर्जी भी जुड़ेगी, प्लस पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि एक पेयरिंग भी हो गई। तो कितना हो गया -16 प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये हो जाएगा। अब 5th इलेक्ट्रॉन डालो, 4th डाल दिया आपने, 5th डालोगे तो वो यहीं पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × -4, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी हो गई, 2 पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस बार पेयर हो गए। तो 4 5 20 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब 6th इलेक्ट्रॉन डालो, वो भी नीचे ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 × -4, भाई 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 की वजह से -4 DQ एनर्जी कम होगी, तो 6 × -4 और प्लस 3 पेयर्ड हो गए, तो 3 पेयरिंग एनर्जी मिल जाएंगी, ये भी ठीक है ना। तो -24 DQ हो गया प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। तो ये हो गया क्या मैंने आपको D4 का केस बताया, फिर D5 का केस बताया, D6 का शॉर्ट में नहीं कर लोगे ना बेटा आराम से, D6। अब D7 के केस पे आते हैं। D7, तो D7 में क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 केस तो ये हो गया। अब 6th इलेक्ट्रॉन भी चला गया हमारा। अब 7th पे आते हैं हम लोग, 7th इलेक्ट्रॉन, 7th ऊपर जाएगा। तो D7 का केस देखो अब, तो D7 के केस में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे हैं, तो 6 × -4 DQ, ये तो अलग हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उसकी वजह से क्या होगा +1 × +6 DQ, ये समझ में आ गया। और पेयरिंग एनर्जी कितनी लगेंगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो +3 पेयरिंग एनर्जी, 3 पेयर्स हैं। तो अब टोटल निकाल लो, -24 प्लस का 6 और +3 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कर लो, तो 18 -18 DQ प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे, समझ में आ गया बेटा। तो ये मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। तो इसमें D4 5 6 7 ये केस एक से होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर जब D8 आप करोगे बेटा, D8 भी बिल्कुल सेम आएगा जैसा कि उसमें आया था वीक फील्ड के केस में। देखो 6 हो गए, फिर 7 और 8, उसके बाद में फिर 9 और 10। तो 8 9 10 के केस बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे वीक फील्ड में। आप लोग करके देख लेना, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आप लोग कर लो। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया ऑक्टाहेड्रल केसेस में स्प्लिटिंग, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इतना कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है। बाय।